चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। गोवा में भाजपा की सरकार नहीं बनने देगी कांग्रेस, वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत ने बनाई योजना। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा है कि वह गोवा में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हर संभव विकल्प पर विचार करने को तैयार है। हालांकि भाजपा विधायकों के एक समूह ने कहा है कि पार्टी अगले 4 या 5 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। हाल में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में 40 में से 20 सीटें जीतने वाली और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों व 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने वाली भाजपा ने अभी तक नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश नहीं किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि दावा पेश करने में विफल रहना इस बात का संकेत है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए। कामत ने कहा है कि कांग्रेस गोवा में एक गैर भाजपा सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा वोट बंटने के कारण 20 सीटें जीत सकी है, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम है। कामत ने कहा है कि जनादेश स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ था, जिसका पता इस बात से भी चलता है कि भाजपा को 33.31% वोट मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि 66.69% मतदाता भाजपा को नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते बाद भी भाजपा सरकार बनाने में विफल रही है। पंजाब चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान ने 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खड़क कलां में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भगवंत मान ने अब अपने मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया है। भगवंत मान की कैबिनेट का गठन 19 मार्च को राजभवन में हुआ। राज्यपाल ने 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। भगवंत मान ने होली की शाम खुद ट्वीट कर अपने मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया था। पहली बार मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। उनकी कैबिनेट में दलित, महिला और हिंदू समुदाय के विधायकों को भी जगह मिली है। कैबिनेट गठन में मांझा और मालवा क्षेत्र का दबदबा भी साफ झलक रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बड़ा सियासी उलटफेर होता नजर आ रहा है। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापसी को तैयार है। ओम प्रकाश राजभर इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल से मुलाकात भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सुभाषपा के कोटे से योगी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। शपथ समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही है और मंत्रियों की सूची को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच यह भी खबर है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, वह भाजपा के साथ आ सकते हैं और उन्हें योगी सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार शाम को उत्तर प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ मुलाकात भी की है। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 6 सीटों पर कामयाबी मिली है। पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने शुक्रवार को कहा है कि भाजपा के सदस्यों द्वारा की जाने वाली नफरत और विभाजनकारी वाली राजनीति के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। सुप्रियो पिछले सितंबर में भाजपा छोड़कर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने के कुछ ही दिन बाद सुप्रियो ने भाजपा छोड़ दी थी। दल बदलने को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आने वाले सुप्रियो ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नफरत और विभाजनकारी राजनीति किए जाने के कारण लिया था। मैं इसी तरह की राजनीति से और जुड़ा नहीं रह सकता था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हमारी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ भी भाजपा जाने को तैयार है। इम्तियाज जलील और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश टोपे के बीच मुलाकात हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलील ने बताया कि 2 दिन पहले टोपे ने उनके घर आकर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान राजनीतिक चर्चा भी हुई है कि जलील ने कहा है कि हर बार हमें बीजेपी बी टीम कहा जाता, तो हमने एनसीपी के साथ गठबंधन करने की पेशकश की है। देखते हैं आगे क्या होगा।
देश में बढ़ती महंगाई के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आगाह किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने सरकार से देश की जनता की रक्षा के लिए अब कदम उठाने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग को कुचल दिया था। उन्होंने कहा कि यह महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ज्यादा है। खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। कोविड ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कॉलेज और स्टूडेंट आमने सामने है। राज्य के उप्पिनडी स्थित सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति न देने पर 231 मुस्लिम स्टूडेंट ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें हिजाब के साथ एग्जाम में शामिल होने दिया जाए, जबकि कॉलेज ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। कॉलेज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन 6 मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज कर दी गई थी जिन्होंने क्लासरूम में हिजाब पहनने की इच्छा जताई थी। और पीयू एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि जो भी हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन करेगा उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को कॉलेज में कन्नड़ परीक्षा आयोजित हुई थी। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर ग्राहकों को बड़ी खबर मिल सकती है। घरेलू गैस की कीमत में इजाफे की खबर लगा रही है और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है। इस बीच लगातार ये चर्चा बनी है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 तक पहुंच जाएगी। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विचार अभी सामने नहीं आए, लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन के इसके संकेत मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये देने तक के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार 2 रुख अपना सकती है। पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे, दूसरा कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2075 नए केस सामने आए और 71 लोगों की मौत हो गई है। कल यानी कि 2528 केस दर्ज किए गए थे और 149 लोगों की मौत हुई थी। जानिए देश में कोरोना की स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 4722 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 27802 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,352 हो गई है। आज सुबह देश के बड़े शहरों में सोना और चांदी का कारोबार शुरू हो चुका है। बता दें कि देश के ज्यादातर शहरों में सोना और चांदी का रेट अलग अलग होता है। यहाँ आपको 22 कैरेट सोने के 24 कैरेट सोने का भाव बताया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय बाजार में आज सोने के भाव में स्थिरता दर्ज की गई है। बता दें कि आज 1 ग्राम सोने का भाव आज 47 रुपये पर चल रहा है और 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 37,600 रुपये पर टिका हुआ है। 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 47,000 रुपये चल रहा है। एक दिन पहले भी यह भाव 47,410 पर टिका हुआ था। 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव बताएं तो आज का इस भाव 47,000 रुपये दर्ज किया गया। वहीं एक दिन पहले भी यह भाव 47,000 रुपये पर रुका हुआ था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।